हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। और ये हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की चौथी क्विज़ है। और इस क्विज़ में हम इकोलॉजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अ रिसेंट स्टडी एक्सप्लोर्ड द स्नो एल्गल ब्लूम इन द रीजन आर्कटिक, एंटार्कटिक, एंटार्कटिक पेनिनसुला, पोलर रीजन। ये एक रिसेंट रिसर्च है और इसमें ये पूछा गया है कि जो भी रिसेंट स्टडी हुई है उसमें स्नो एल्गल ब्लूम जो एक तरीके का कॉन्सेप्ट, जो एक तरीके की एक्टिविटी है, वो किस रीजन में पाई गई है। यानी एक तरीके से यही है कि जो स्टडी रिसेंट हुई है उसका स्टडी एरिया क्या है। तो इसका स्टडी एरिया है, वो पाई गई है जिस रीजन में, वो है एंटार्कटिक का पेनिनसुला रीजन। ये रीजन जो होता है, ये अंटार्कटिक का जब आप मैप देखेंगे तो उसका एक साइड में, ऊपर साइड लेफ्ट हैंड साइड में निकला हुआ पार्ट होता है। ऐसे आप मैप में देख सकते हैं, जो ये ऊपर साइड में मैप दिखाया गया है इसमें। इसी को एंटार्कटिक पेनिनसुला रीजन कहते हैं। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। तो ये आर्टिकल जो है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर हैं एक, डवे साहब, उनके कुछ कलीग्स और उनके रिसर्च स्कॉलर ने मिलकर किया है। ये आप आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पे ओपन है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। देखिए ये जो स्नो एल्गल ब्लूम जैसा कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 1950 और 1960 में भी हो चुका है और ये करीब हर बार किया जाता है। क्योंकि जो क्या कहते हैं, पेनिनसुला का जो रीजन होता है वो नवंबर से फरवरी, यानी अंटार्कटिक का जो भी रीजन होता है वो नवंबर से फरवरी, यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। तो वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो साइंटिस्ट उसको मेज़र करते हैं और इसी टाइम पे मैक्सिमम रिसर्च भी इस एरिया में होती है, क्योंकि फिर वो एक्सेसिबल हो जाता है वहाँ पे जाना। तो क्या कहते हैं कि मैट डेवी साहब ने क्या किया है कि 2017 से 2019 तक के सेंटिनल-2 सैटेलाइट्स है यूरोप की, उसकी सैटेलाइट्स को लेकर के उसकी इमेज को इन्होंने कुछ वहाँ के आइलैंड हो गए, जैसे कि वहाँ के राइडर बे हो गया, एडिलेड हो गया, फिल्ड्स हो गया, और किंग जॉर्ज आइलैंड में वहाँ की उस आइलैंड की मेज़रमेंट की, उस आइलैंड की मॉनिटरिंग की। और वहाँ पर ये पाया, उन्होंने देखा कि 1679 अलग अलग तरीके के स्नो एल्गल ब्लूम इनको वहाँ पे दिखे। जो कि जो टोटल एरिया था वो आप एग्जैक्ट तो कह सकते हैं 1.95 किलोमीटर स्क्वायर और अप्रॉक्स 2 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया था, जो कि 479 टन्स पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सिंक करने के इक्विवेलेंट था। आप इसको इनडायरेक्टली यू कैन से दैट कि कार्बन इमिटेड बाई अमाउंट 8,75,000 एवरेज पेट्रोल कार जर्नी इन द यूके, ये इसके इतना इक्विवेलेंट पाया जाता है। और इन्होंने ये भी पाया कि 60% जो स्नो एल्गल ब्लूम पाए गए वो 5 किलोमीटर विद इन पेंगुइन्स कॉलोनी में पाए गए। और इसमें क्या कहते हैं, पक्षियों के कुछ जो नेस्ट भी थे उसमें भी इसको पाया गया। कि देखो ये क्या होता है ना, कि जो क्या कहते हैं, बर्ड्स हो गई या मैमल्स हो गया, कोई इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं वो एक तरीके का बेस प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का न्यूट्रिएंट, एक तरीके का फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, जिससे इनका ग्रो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये इन्हीं की चीज़ों में पाए, कॉलोनीज़ में पाए गए, जो नेस्ट हैं अलग अलग बर्ड्स के वहाँ पे पाए गए। तो ये इनका जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है यहाँ का, ये अलग तरीके का एक क्या कहते हैं कि पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है वर्ल्ड के सामने, ग्लोबल लेवल पे, जो कि काफ़ी रिसर्च का भी टॉपिक है। लेकिन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसकी करंट है, इसलिए आप इसको देखिएगा एक बार। द पॉइंट एट विच लाइट इंटेंसिटी इज जस्ट इनफ टू प्रोड्यूस एनर्जी बाई फोटोसिंथेसिस विच इक्वल टू द एनर्जी यूज्ड इन रिस्पायरेशन इज कॉल्ड इक्वल पॉइंट, रेगुलेटरी पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट, कम्प्लीमेंट्री पॉइंट। वो होता है आपका कंपनसेशन पॉइंट। देखो इस पॉइंट में क्या होता है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो सकती है। मतलब कुछ नहीं बचता, मतलब 1:1 हो जाता है। जितना आपने इनपुट किया उतना आउटपुट हो गया, वरना मतलब उतना कंज्यूम हो गया। जितना आपने आउटपुट जो भी दिया वो उतना उसने कंज्यूम कर लिया, कुछ नहीं बचा। यानी ग्रो बराबर जीरो हो जाती है, तो प्लांट ग्रो नहीं हो जाती। इसको बढ़ाने के लिए आपकी लाइट एंड इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस अपने आप बढ़ जाएगी और प्लांट ग्रो होने लगेगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा,
एन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुड हैव द आउटकम, एक इकोसिस्टम प्रोजेक्ट जो भी होता है उसको एक क्या उसका आउटकम होना चाहिए, वो किस बेसिस पे उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, किस बेसर आप कितना मानते हो कि हाँ ये इसका बेसिकली आउटकम इतना ही होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो वो जर्नल छोड़ के सारे होने चाहिए, 1 2 4 5 होने चाहिए। देखो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, मैनमेड प्रोसेस होता है, इसको इंसान ही करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम को रिस्टोर करते हैं वो। सक्सेशन अलग प्रोसेस होता है जो नेचुरली अकर होता है, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अलग प्रोसेस होता है जो डिग्रेडेड और डैमेज लैंड को रिस्टोर करता है। और ये आप क्या होना चाहिए कि इसका जो ये प्रोजेक्ट होते हैं दुनिया भर के, आप इसमें कोई भी एक लैंड लेंगे जो पूरी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा डैमेज हो चुकी हो, डिग्रेड हो चुकी हो, अब फिर आप उस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ हम इसको फिर से एक ग्रो लैंड या फिर फर्टिलाइज लैंड बनाएंगे, जो कि इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जो कि पहले जैसा था, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन हाँ कि ये एक इकोसिस्टम लगेगा, यहाँ पे वाटर बॉडी भी होगी, यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आप उसको एक टाइम बाउंड के पीरियड में करेंगे, पता चला कि अब ठंड वो ऐसा पीरियड है उसको ग्रो करने का, तो हाँ उतने में ही करेंगे। अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई, अब टाइम पीरियड बीत गया, तो वो रिस्टोर नहीं हो पाएगा। तो और ये सब चीज़ें होंगी, हाँ, और उसको आप मेज़र कर सके, यानी मेजरेबल होना चाहिए। जर्नल अलग बात होती है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, द हाइएस्ट रेट एट विच इंडिविजुअल कैन बी हार्वेस्टेड विदाउट रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन साइज इज कॉल्ड मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ऑफ। किसका मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड? इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड होता क्या है। इसमें यह कहा गया है कि आप कितनी ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को किसी इकोसिस्टम से, यहाँ पे मैंने बताया, किसी भी इकोसिस्टम से कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें उसकी पॉपुलेशन को किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना हो। तो वो क्या आप करते हैं, तो वो इकोसिस्टम से किसी भी पॉपुलेशन को हार्वेस्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, निकालते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन पे कोई भी कमी नहीं आती। तो वो होता है इकोसिस्टम। देखिए मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है कि आप एक कोई पॉपुलेशन है किसी इकोसिस्टम में, और आप वहाँ से किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं, अपने पर्पस के लिए आप उसको यूज करते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ से कुछ भी, कितनी भी पॉपुलेशन आप कंज्यूम करते हैं, निकाल रहे हैं, कितना भी अमाउंट उस इकोसिस्टम से निकाल रहे हैं, लेकिन आपके निकालने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे, उस इकोसिस्टम के एरिया में इम्पैक्ट ना हो, यानी वो कम ना हो। अगर वहाँ पे 10 अमाउंट में कोई भी प्लांट पाया जा रहे हैं और आप वहाँ से 5 निकाल ले रहे हैं, तो वो फिर से 5 ग्रो कर जाए, उसी को बोला जाता है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। यानी वो 5 को रिकवर कर ले, वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखे। और ये तब कब होगा, अगर सोचिए कोई भी इकोसिस्टम है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर चुका है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब ये हो गया कि वो मैक्सिमम जितना वो उसको कैरी करने की क्षमता है उसकी, कि हाँ इससे ज़्यादा वो सह नहीं पाएगा, अब इतना ही अमाउंट वो सर्वाइव कर सकता, उस पर चल रही है। तो क्या आप वहाँ से अमाउंट निकालोगे तो फिर से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो वो बढ़ेगा उसी अमाउंट पे जब वो एकदम एक्सपोनेंशियल फेज पे होगा, हाँ वो बढ़ने वाला ही होगा, यानी कैरिंग कैपेसिटी का आधा होगा। तो आप 5 निकालोगे, फिर से वो ग्रोइंग फेज में है, फिर से वो ग्रो कर जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे एनटीए एग्ज़ाम में काफ़ी। तो आप दे सकते हैं एन जो पॉपुलेशन है वो k/2 यानी कैरिंग कैपेसिटी की आधी होनी चाहिए। दूसरा भी मैक्सिमम यील्ड का अमाउंट हो सकता है। आर यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, के कैरिंग कैपेसिटी है, डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड होता है। यानी आप कितना भी अमाउंट निकालो लेकिन वो कम ना हो, और ये तभी होगा जब कैरिंग कैपेसिटी से कम होगा या उसका आधा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, proportion of representation of each species allow ecologists to compare different communities through graphical representation। हाँ, तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिफरेंट स्पीसीज को कंपेयर करते हुए जब बताएंगे, तो वो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन में ये यूज़ किया जाता है इकोलॉजी में भी, कि वो फिर कौन सा कर्व होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे कर्व जानने चाहिए। तो इस कर्व को कहा जाता है रैंक एवेंडेंस कर्व। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटी की चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, इसमें स्पीसीज की रिचनेस और उसकी इवेंटनेस दोनों को बताया जाता है।
दूसरा जो होता है आपका वो होता है स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व होता है, इसमें आपकी रिचनेस को दिखाया जाता है। फिर आपका आता है सर्वाइवरशिप कर्व। देखो सर्वाइवरशिप कर्व का इकोलॉजी में बहुत ही बड़ा रोल है। ये इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर हो सकता है जो पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये आप ग्राफ में ही देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो। देखो इसमें दिया हुआ है नीचे की साइड की एज एंड एज मान लो, उसको टाइम मान लो कि हाँ ये इतने ईयर में है। फिर उसको ये देखो कि इसमें 3 टाइप्स के दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर्व। जो टाइप 1 का कर्व है वो ये बता रहा है कि ये जो होगी के स्ट्रेटजी वाली होंगी सारी की सारी स्पीसीजें। मतलब ये हो गया कि इनकी जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग है, काफ़ी लंबे समय तक है। लंबे समय तक इसलिए हो जा रही है क्योंकि इनका पेरेंटल केयर ज़्यादा हो जा रहा है। जब ये बच्चे से धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, फिर बुढ़े हो रहे हैं, जब बुढ़े हो रहे हैं तब इनकी रैपिडली डाउन हो जा रही है। फिर टाइप थर्ड में देख लीजिए, ये इनिशली क्या है, पॉपुलेशन इनकी डाउन होती जा रही है और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तब ये एक स्टेबल स्टेज पे आ जा रहे हैं। टाइप थर्ड जो है वो कांस्टेंट रूप से डिक्रीज होती जा रही है। ये सर्वाइवरशिप कर्व होता है। छठवां क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो गया ये तो। के सेलेक्टेड पॉपुलेशन ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन टेंड्स टू डोमिनेट इन, थोड़ा सा डिफरेंस है, मेच्योर स्टेज, अर्ली स्टेज, पायनियर स्टेज, सीरियल स्टेज। किस स्टेज पे के सेलेक्टेड जो स्पीसीज होगी वो होगी आपकी के सेलेक्टेड स्टेज। ऑब्वियस सी बात है वो मेच्योर स्टेज पे होगी। देखिए मेच्योर स्टेज पे ही होगी वो, क्योंकि देखो पहले आप ये जान लो आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज में डिफरेंस क्या होता है। तो आर जो होती है स्मॉल साइज होता है इनका, और ये जो होते हैं कि लार्ज साइज में होता है इनका, काफ़ी लार्ज साइज बड़े होते हैं। ह्यूमंस को ही देख लो, ह्यूमन के हो गए आपके, आर में आप फ्रॉग देख लो, ये हो गए आपके। एनर्जी यूज्ड इनका जो इंडिविजुअल लो होता है इनका ज़्यादा हो जाता है। इनके ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इनका कम होता है। पेरेंटल केयर इसमें आर में कम होती है, के में पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर में कम होती है, आप देख ही चुके हैं सर्वाइवरशिप कर्व में। लेकिन के में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो के सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती है वो इनहिबिटेड रिलेटिवली जो होती है स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ की होती है, जो सक्सेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। तो वो मेच्योर स्टेज पे ही आती है और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को फॉलो करती है एक तरीके से, एक वही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस एट, देखो सक्सेशन है प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है उसमें वो किस पे करेगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर लो, अगर सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा जान रहे हो तो हाँ प्राइमरी है तो इसको हटा दो, प्राइमरी होगा जो सबसे शुरू में होगा। तो बेस रॉक, न्यूली रॉक, बर्न फॉरेस्ट, ये तो इनिशियल स्टेज हो गई ना। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूली क्रिएटेड शैलो पॉन्ड, इसमें ही होगा सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट। अब देखो सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन इस तरीके का स्टेज होती है, सिस्टमेटिक स्टेज होती है जो स्टेप बाय स्टेप होती है किसी भी जगह की उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजिंग को। पहले सब कुछ सही रहेगा, पूरे हरा भरा रहेगा, फिर डाउन होगा, चाहे वो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से हो, चाहे वो ऑब्वियसली नेचुरल कोई फिनोमिना हो। फिर से ग्रो करेगा स्टेप बाय स्टेप्स, वही जो सारे स्टेप्स होंगे वो सक्सेशन बोले जाते हैं। ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी में यही होता है कि वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन रहेगा, पहले से ही एक तरीके का बेसमेंट तैयार रहेगा, पायनियर लेवल पे स्पीसीज रहेंगी वो, और बायोमास जो होगा वहाँ पे अच्छा खासा होगा, तभी वो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे ग्रो होगा। आप मान ही सकते हैं जैसे कि पॉन्ड हो गया आपका। डिफरेंस भी देख लो थोड़ा सा, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है। बिगिंस विद नो लाइफ, जहाँ पे कोई लाइफ ना हो, आग लग गई एकदम, जंगल खत्म हो गया, सॉइल तक कुछ भी ना बचा हो, एकदम खत्म। फॉलो रिमूवल एग्जिस्टिंग बायोटा, नो सॉइल प्रेजेंट, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट, न्यू एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है इसमें वॉल्केनिक आइलैंड हो गया जो एकदम से ओल्ड एरिया हो सकता है, फॉलोइंग एंड बुशफायर लैंड हो गया, बुशफायर अभी आया था ऑस्ट्रेलिया में आपके, वहाँ पे सक्सेशन होगा। एग्जाम्पल उसको मॉनिटर करना रिमोट सेंसिंग टेक्निक से। लाइकन एंड मॉस कम फर्स्ट, सीड्स एंड रूट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, बायोमास इज लो एंड बायोमास इज हायर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये भी एक तरीके का इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है भैया कि ये गॉस एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है। कंप्लीट कंपटीटर को एग्जिस्ट, कंप्लीट कंपटीटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, कंप्लीट कंपटीटर टेंड टू एग्जिस्ट, सिम्बियोस बायोन्ट्स इवॉल्व इनटू कंप्लीट कंपटीशन। अब सिंपल सी बात आप समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इसमें। अगर पूरी तरीके से कंप्लीट कंपटीटर हैं
तो क्या वो सुखी से एक दूसरे के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, मार धाड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। या तो यदि पहला बचेगा, जो डोमिनेट करेगा, ताकतवर होगा, वही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। यही गॉस साहब का प्रिंसिपल ही है, यानी दूसरा यहाँ पे सही है। देखो इसमें यही होता है कि अगर एक ही तरीके की दो कंपटीटर चीज़ें हैं जिनका एक ही तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सेम उनका जो होगा फूड होगा वो सेम ही होगा, मतलब वो एक ही इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। अगर एक ही इन्वायरमेंट में और एक ही इन्वायरमेंट पाए जाने के कारण उनका कंपटीशन सेम है, सेम स्पीसीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दोनों स्पीसीज एक ही इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती। जो डोमिनेंट वाली होगी वो डोमिनेंट कर जाएगी और जो वीकर वाली होगी उसको वहाँ से बाहर फेंकेगी, जिससे जिससे वीकर वाली की पॉपुलेशन डाउन होती जाएगी और धीरे धीरे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसने पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉडेटम का दिया है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो खूब अच्छे से ग्रो करेंगे, अगर साथ में आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं ऑरेलिया डोमिनेट कर गया और पैरामीशियम कॉडेटम धीरे धीरे डिक्रीज कर गया। यही जो प्रिंसिपल है गॉस प्रिंसिपल कहते हैं। अपना ही कोई एग्जांपल ले लो, आप ही दो लोग कोई कंपटीटर हो, किसी दोनों का टारगेट एक चीज़ है, तो उसमें से एक को हटना पड़ेगा, दूसरा सरवाइव करेगा। नवा क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ बज़ वर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन केस ऑफ द हिमालय द बेस्ट वे टू इन्फॉर वेदर देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज और नॉट इज़ टू। क्लाइमेट चेंज को हिमालय रीजन में मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? मॉनिटर ट्री लाइन, मॉनिटर माइग्रेशन ऑफ द ग्लेशियर, स्टडी अल्टरेशन इज स्पीसीज, कंपोजिशन, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हैं इसमें। अब दो चीज़ों को तो आप जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ग्लेशियर का पिघलना, उसका मूव करना, ये तो मॉनिटर करते ही हो आप। स्पीसीज का कंपोजिशन भी मॉनिटर करते ही हो आप। मॉनिटर ट्री लाइन जो होती है, ट्री लाइन को मॉनिटर करना, इसको बोला जाता है टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन इन द हो गया, यही हो गया कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है, आप हिमालयन रीजन में या कहीं पे भी हिली एरिया में देखेंगे, उसके उस एरिया के बाद ट्री ग्रोथ नहीं होता, तो जो वही लाइन होती है उसको टिम्बर लाइन बोलते हैं। तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंट हो रही है कि वो धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है तो उसको ऊपर टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन मिलती जा रही है, तो वो बढ़ जाएगी। अब ये मैंने खुद से एक इमेज ली है, ये गूगल अर्थ से ली गई है, 3D इमेज है इसकी। आप देखेंगे जो ग्रीन एरिया दिख रहा है वो इसका टिम्बर लाइन है, ऊपर जो वाइट कलर के एरियाज दिख रहे हैं वो पूरा हाई जोन का एरिया है, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है। वहाँ पे ऐसी कंडीशन ही है कि ग्रो ही नहीं कर सकते प्लांट्स, तो यही एरिया जो होता है इसको टिम्बर लाइन होता है, इसी को मॉनिटर किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, अ नीच ऑफ स्पीसीज वेयर देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पीसीज इज कॉल्ड हाइपर वॉल्यूम नीच, हैबिटेट, फंडामेंटल नीच, रियलाइज नीच। देखिए नीच में जहाँ पे कोई तरह का कंपटीशन ना हो उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल या रियलाइज नीच, बाकी दोनों तो आप ही जान ही दो, तो वो होती है फंडामेंटल नीच। और फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो फंडामेंटल नीच जो होता है एक तरीके का आप ये कह सकते हो बड़ा एरिया होता है, हाइपोथेटिकल एरिया होता है कि हाँ ये नीच का एरिया है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन पाई जाएगी, संभावना है, लेकिन अगर रियलिटी वो किसी उस पूरे एरिया में, हाइपोथेटिकल एरिया में जो वाकई में उस एरिया में रह रही है, जिस एरिया में, उस एरिया को रियलाइज नीच बोला जाता है। आप देख सकते हैं ग्राफ में जो येलो एरिया है वो आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल है, लेकिन उस फंडामेंटल एरिया में जो चीज़ पाई जा रही है जिसमें उसकी फिटनेस सबसे अच्छी है और जिसमें उसकी कंपटीशन जीरो है, वो है रियलाइज नीच। तो फंडामेंटल नीच वो एक तरीके का इंटायर सेट होता है, पूरी तरीके का सेट होता है, कंडीशन होती है जहाँ पे एनिमल जो होता है पॉपुलेशन सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं, पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। रियलाइज नीच क्या होता है? सेट अप एक्चुअली यूज्ड बाय द गिवन एनिमल, जो वाकई में उस एरिया को यूज़ किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। फंडामेंटल नीच जो होता है बड़ा होता है कंपेरिजन टू रियलाइज नीच। तो यही हो गया आपका आज का, और आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।